Hi everybody, welcome to the GRF Adda channel. My name is प्रशांत. अगर आप लोग पहली बार ज्वाइन कर रहे हो तो मेरा नाम है प्रशांत और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ इकोनॉमिक्स. आई हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस अराउंड 4-5 साल का है एंड माई research experience is around 6 years and I was published by the time I was 15. हम लोग का पेड बैच आ चुका है ऑन द GRF अड्डा ऐप. आप लोग चाहे तो फटाफट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ये पेड कोर्स परचेज कर सकते हैं. ये पेड कोर्स में आपको लाइव वीडियो कोर्सेज मिलेंगे, PDF मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशन एवरी फ्राइडे सैटरडे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस मिलेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको. अगर आप पेड कोर्स नहीं लेते हैं तो GRF अड्डा एप्लीकेशन पर आपको ये सारी पेपर नंबर 2 के सारे ऐसे कोर्सेज अलॉन्ग विथ पेपर नंबर 1 मिल जाते हैं. सो प्लीज़ गो टू द GRF अड्डा वेबसाइट. यहाँ पे जाके आप पेपर 1 की सारी प्रिपरेशन, पेपर 2 की सारी प्रिपरेशन देख सकते हैं और आप यहाँ पे एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं. तो आज हम बात करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज the responsiveness of quantity demanded in response to price. Basically, अगर मैं सपोज करूँ कि एक रबर बैंड है, वो रबर बैंड को अगर मैं इस साइड खींचूं तो उस कितने खींचने से नीचे ऊपर वाला जो एंड है वो नीचे जाता है. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि प्राइस, हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था सिट्रस पेरेंट्स, प्राइस इज इनवर्सली रिलेशन, प्राइस हैज एन इनवर्स रिलेशन विथ क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है. अब ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेसिकली इस लॉ ऑफ डिमांड को न्यूमेरिकली मेजर करता है. मतलब कितना प्राइस ऊपर नीचे करने से, कितना प्राइस ऊपर नीचे करने से क्वांटिटी डिमांडेड भी आपकी ऊपर नीचे होगी. ये बेसिकली आपको दिखता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में. सो प्राइस, it measures the quantity demanded of a good response to a change in price, reflects sensitivity of consumers. बेसिकली कंज्यूमर सेंसिटिविटी के बारे में ये बात करता है. अब अपन बात करते हैं किस तरीके से इसको कैलकुलेट करा जाता है. ये जो माइनस साइन है, मुझे पेड क्लास में किसी ने पूछा था, मैं आपको बता देता हूँ. इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस में ये माइनस साइन डिनोट करता है इनवर्स रिलेशनशिप. किसके बीच में? इट डिनोट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड. मतलब प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी नीचे और उसके कम होने से क्वांटिटी ऊपर. ये इसीलिए नेगेटिव साइन है. इट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू डी इंटू डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब कि डेल्टा, मैंने अपन उस दिन भी बात करी थी, डी क्यू डी पी इंटू पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द ओरिजिनल प्राइस और डी क्यू इज द चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड डी पी इज द चेंज इन प्राइस. ठीक है. तो ये परसेंटेज, ये फॉर्मूला आपको यहाँ से क्लियर हो चलेगा. अब मैं देखता हूँ डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है एक इलास्टिसिटी की. तो मेरे को इस तरीके से एक पूरा यहाँ पे एक डायग्राम देखने को मिलता है. मैं ये दो पॉइंट्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करना चाहता हूँ. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो कब होती है और इनफाइनाइट कब होती है. इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर आ जाओ. जस्ट हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला. इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखना. इस फॉर्मूले के अंदर मैं अगर बात करूं कि अगर 1/0 क्या होता है, पहले तो इनफाइनाइट, ये बात पता है ना हमें. और 0/1 क्या होता है? जीरो. तो जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जीरो होगा तभी तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जीरो होगा. और जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन जो प्राइस है वो जीरो होगा, तब आपका इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो होगा इनफाइनाइट. तो यही चीज़ यहाँ पे आपको दिखती है. तो ये जब इनफाइनाइट मैं कह रहा हूँ, तब मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो जीरो है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है ना. और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जो मेरा परसेंटेज चेंज इन डेल्टा क्यू है वो मेरा जीरो है. ठीक है. और ये 1 है, इसका मतलब होता है कि दोनों ही बराबर है. और ग्रेटर देन 1, आप जब ऊपर जाओगे इस कर्व में तो आपको ग्रेटर देन 1 मिलेगा, नीचे जाओगे तब आपको लेस देन 1 मिलेगा, और एकदम ही नीचे चले जाओगे तो जीरो मिलेगा, और यहाँ पे एकदम ऊपर चले जाओगे तो आपको इनफाइनाइट रीच करेगा. ये है डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी. कितनी डिग्री हो सकती है इलास्टिसिटी की. ठीक है. तो अगर मैं बोलूँ इलास्टिसिटी इज 1, तो इट इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिक. यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी का मतलब यूनिट, यूनिट मतलब 1, तो इसीलिए इसको यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं. दूसरी चीज़, ये एक हाईली इलास्टिक सिचुएशन है, ये इनइलास्टिक सिचुएशन है, ये वाली है ना. ये
ये भी इनइलास्टिक सिचुएशन है, ये हाईली इनइलास्टिक सिचुएशन है। ऐसे करके आपको इसमें दिखता है। एक और डायग्राम से अगर आप समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि जब ये एकदम ही हॉरिजॉन्टल चले जा रहा है तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जीरो है, ये प्राइस और क्वांटिटी दिए हुए हैं यहाँ पर। और अगर इसके नीचे आओगे तो इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज ग्रेटर देन वन, फिर नीचे आते जाओगे तो वन के बराबर हो जाएगा, जहाँ पे ये यहाँ पे एक प्यारा सा आपको 45 डिग्री एंगल बनाते हुए दिखेगा। एंड ये जो 90 डिग्री एंगल EP0 बनेगा यहाँ पर, तो इधर तो एकदम ही आपका आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप इसको नोटिस करेंगे अगर, तो मेरा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो जीरो है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड जीरो है, चेंज ही नहीं हो रहा है, यहीं पे अटका हुआ है, ऊपर नीचे सिर्फ प्राइस जाया जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा प्राइस सेम है, ऊपर चेंज क्या हो रहा है, क्वांटिटी। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है। अब प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के और भी बहुत से तरीके हैं जो पूछे जाते हैं कंटिन्यूस बेसिस पे। कहाँ पर पूछे जाते हैं सर? UGC नेट JRF के अंदर। सबसे पहला मेथड आप कर चुके हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसमें मैंने क्या बोला था, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। एक ही बात है ना, इसको ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है। एक तरीका होता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, इसको अपन जियोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं। बेसिकली आप एक ग्राफ से इलास्टिसिटी निकालते हो, तो कैसे निकालोगे? सपोज करो कि इसमें देखो ये क्या लिखा हुआ है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट, ये है लोअर सेगमेंट, ये रहा लोअर सेगमेंट, और ये बन जाएगा अपर सेगमेंट। तो लोअर सेगमेंट सपोज करो इस पर्टिकुलर ग्राफ में आप ये वाला देखते हो, मेरे को निकालना है, अपन ईच पॉइंट पे इलास्टिसिटी फटाफट निकाल लेते हैं। एल पॉइंट पे अगर मुझे इलास्टिसिटी निकालनी होगी तो क्या होगा सर? फटाफट देखते हैं। एल पॉइंट की इलास्टिसिटी मेरी क्या होगी? एल पॉइंट की इलास्टिसिटी पे मेरा जो लोअर सेगमेंट है वो क्या है? PL। ठीक है, अपॉन, और ये तो जीरो है ना, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, एल पॉइंट पे ये तो जीरो हो गया, तो मेरी इलास्टिसिटी क्या हो गई? इनफाइनाइट, हाँ या ना? सेम चीज आप अगर M पॉइंट पे देखोगे, M पॉइंट पे, तो M पॉइंट पे आप देखोगे कि P, अच्छा ये एक सेकेंड मैं चेक कर रहा हूँ, ये DD, ओके फाइन, PM ये जो ये वाला पॉइंट है, एंड दिस अदर अपर सेगमेंट विच इज ML। ठीक है, PM और ML। आप देखोगे कि जब भी ये जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तब ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन वन। आपको चेक करना है तो आप चेक कर लो, 4/3 इज ग्रेटर देन वन, 5/4 इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो गया? ग्रेटर देन वन। अब जब एक सिचुएशन आएगी एट पॉइंट, एक सेकेंड देख लेते हैं अपन, एट पॉइंट, सॉरी, एट पॉइंट N, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, सॉरी, एट पॉइंट N आउट हियर, N पॉइंट पे देखते हैं, N पॉइंट पे क्या होगा? N पॉइंट पे आप देख सकते हो कि सर NP विच इज द लोअर सेगमेंट अपॉन द अपर सेगमेंट विच इज NL, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, तो मेरी इलास्टिसिटी और डिमांड क्या आ जाएगी? वन। तो आपको कभी कभार सवाल में डायग्रामेटिकली भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर क्या होता है फिर नेक्स्ट, एक बार मैं आपको इसको डायग्राम के हिसाब से समझा देता हूँ। सी, दिस इज द पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। तो आप बेसिकली एक पॉइंट पे निकाल रहे हो, तो यू जस्ट बेसिकली डिवाइड द लोअर सेगमेंट अपॉन द अपर सेगमेंट, इसको ऐसे आप निकाल लेते हो। एक तरीका और होता है इलास्टिसिटी निकालने का, उसको कहते हैं आर्क इलास्टिसिटी मेथड। आर्क इलास्टिसिटी में यू मेजर टू डेफिनेट पॉइंट्स पे इलास्टिसिटी मेजर करनी होती है। इस डायग्राम से समझो। सपोज करो कि मुझे A और B के बीच में इलास्टिसिटी मेजर करनी है, ये एक आर्क बन रहा है ना, इसे आर्क टाइप बन रहा है ना, इसको मेजर करने के लिए मेरे पास एक स्पेशल फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कुछ ऐसे जाता है, एक बार देखें। ये फॉर्मूला मेरा कुछ ऐसे जाता है, ये देखो, ये आ गया मेरा फॉर्मूला इधर। ठीक है, कैसे होगा ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पर मेजर? मेरा फॉर्मूला यहाँ पर मेजर होगा जब डेल्टा क्यू, मैं इसको इधर हटा के लिख दे रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आर्क इलास्टिसिटी मेथड की, जहाँ पे अपन टू डेफिनेट पॉइंट्स पे मेजर करते हैं। तो वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकलेगा डेल्टा क्यू अपॉन Q1 प्लस Q2। ठीक है, डेल्टा Q अपॉन Q1, डेल्टा Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 इंटू P1
P1 एंड प्लस P2 अपॉन डेल्टा P। ठीक है, डेल्टा Q1 कमोडिटी में कितना चेंज हुआ है, Q1 प्लस Q2 कितना चेंज हुआ है, P1 प्लस P2 क्या और डेल्टा P क्या है, ये आपका आर्क इलास्टिसिटी का मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ चुके हैं इसमें सवाल। इससे भी सुपर इंपॉर्टेंट एक और मेथड है, इस पे बात करते हैं, चौथे मेथड पे। आई टॉक अबाउट द फोर्थ मेथड नाउ। फोर्थ मेथड में क्या होता है, देखो फोर्थ मेथड को कहते हैं रेवेन्यू मेथड। बेसिकली आपको एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दे दिया होगा, आपको इलास्टिसिटी निकालनी होगी, और आप बोलोगे सर ये कैसे निकलेगा, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, ये हमने कभी करा ही नहीं है। तो इसको आप इस तरीके से निकालोगे, ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। ठीक है, आपको अगर ये इलास्टिसिटी और डिमांड निकालना है तो इसका रेवेन्यू मेथड का एक और फॉर्मूला है ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। ठीक है, जब प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में आगे बात करेंगे तब अपन देखेंगे कि आया कैसे, बट दिस इज बेसिकली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रहना चाहिए। ये फॉर्मूला सुपर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके बाद अपन देखते हैं कि किस तरीके से हमने अभी ये दो मेथड करे हैं। आई वॉन्ट यू टू नोट दिस डाउन कि जब भी आर्क की बात करते हो ना, तब आप टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की बात कर रहे हो। जो आर्क मैंने अभी आपको बताया था इधर यहाँ पर, ये टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की आप बात कर रहे हो। एंड सो इट ये बेसिकली एक आर्क टाइप बन जाता है। सो इट गिव्स अ एवरेज इलास्टिसिटी ओवर रेंज। तो मैं जब ये फॉर्मूला मैंने लिखा था ना यहाँ पर, ये जो मेरा फॉर्मूला लिखा हुआ है इधर, इफ़ यू कैन सी द फॉर्मूला हियर ऑफ आर्क इलास्टिसिटी, तो मैंने जब आर्क इलास्टिसिटी की बात की थी तो ये एवरेज इलास्टिसिटी निकल के बन पड़ती है, किसकी किसकी बन पड़ती है, एवरेज इलास्टिसिटी दो डेफिनेट पॉइंट्स की। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। रेवेन्यू मेथड तो अपने को खैर ऑब्वियसली क्लियर है ही। ज्योमेट्रिक पॉइंट भी हमें क्लियर है, ज्योमेट्री और पॉइंट इलास्टिसिटी क्या चीज़ है, वी ऑल्सो हैव दैट क्लियर्ड अप। सो अब एक मेथड मैं आपको बताना चाह रहा था, विच इज़ अनदर मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, विच इज़ टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें क्या होता है कि आप टोटल एक्सपेंडिचर से आप मेजर करते हो किस तरीके से जो मेरा प्राइस चेंज है, मतलब बेसिकली मेरे प्राइस के ऊपर नीचे होने से टोटल एक्सपेंडिचर पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसके बेसिस पे आप प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालते हो। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस, इसको समझते हैं पहले। ये देखो, ये कहता है कि इफ द टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स द सेम व्हेन द प्राइस चेंजेस, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इज यूनिटरी। मतलब कि अगर मैंने प्राइस इलास्टिसिटी और मतलब मैंने प्राइस मेरे ऊपर नीचे करने पर टोटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा है, सेम ही है, तो मेरी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यूनिटरी है, मतलब 1 है। अगर मैंने प्राइस बढ़ाया और या मैंने प्राइस घटाया, मेरा टोटल एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज एज द प्राइस इंक्रीजेज और डिक्रीज एज प्राइस फॉल्स, तो इनइलास्टिक है। मतलब जब टोटल एक्सपेंडिचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस से, तब उसको अपन इनइलास्टिक कह देते हैं। और जब इनवर्स रिलेशनशिप है कि टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेज एज द प्राइस राइजेस और इंक्रीजेज एज प्राइस फॉल्स, मतलब इनवर्स रिलेशन हो गया दोनों का, तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा हाईली इलास्टिक। ठीक है, इलास्टिक डिमांड हो जाएगी फिर। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, आप कह दोगे कि ये हाईली इलास्टिक है। अभी आप इसी चीज़ को ये टेबल पे भी नोट कर सकते हो कि इलास्टिसिटी ऑफ 1 कब है, कि चेंज इन प्राइस एंड द चेंज इन एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट नहीं हुआ। चेंज इन प्राइस, अगर प्राइस घट गया, यहाँ पर प्राइस क्या हुआ, घट गया, ऑब्वियसली प्राइस घटेगा तो चेंज इन क्वांटिटी बढ़ जाएगा और आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो बढ़ जाएगा। इलास्टिसिटी और डिमांड इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये इनवर्स रिलेशनशिप में इलास्टिसिटी ऊपर है, और जब एकदम डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस के घटने से एक्सपेंडिचर का घट रहा है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 से भी कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ग्राफ विच इज गिवन ऑन योर स्क्रीन। एक बार मैं देख लेता हूँ, आई एम नॉट इंटरफेयरिंग। सो दैट इज दैट। अब क्योंकि हमने ये कर लिया, हमने 4 से 5 मेथड करे। हमने प्रोपोर्शनल मेथड करा जहाँ हमने बोला क्या, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू माइनस का साइन आता है, माइनस का साइन डिनोट करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इसके बाद हमने दूसरी बात करी अबाउट दी
आर्क द पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, जहाँ मैंने बोला था कि हम माइनस के साइन के बाद लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ठीक है। फिर मैंने बात करा आर्क इलास्टिसिटी मेथड में। आर्क इलास्टिसिटी मेथड में मैंने क्या बोला था, डेल्टा Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू जो भी आगे P1 इसका था फॉर्मूला, P1 अपॉन डेल्टा P, आई थिंक P1 प्लस P2 अपॉन डेल्टा P, जी हाँ, ये इसका फॉर्मूला था। इसके बाद हमने बात करी थी, ये तो हो गया आर्क इलास्टिसिटी। इसके बाद हमने बात करी थी रेवेन्यू। रेवेन्यू में मैंने बोला था ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर, क्या बना था, ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। फाइनली हमने टोटल एक्सपेंडिचर की बात करी कि जब दोनों अगर प्राइस के बढ़ने से कुछ चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है टोटल एक्सपेंडिचर, तो इलास्टिसिटी क्या है 1। अगर तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, बढ़ रहा है सॉरी, डायरेक्ट रिलेशनशिप में, तो इनइलास्टिक है, 1 से कम है। अगर इनवर्स रिलेशनशिप है, प्राइस के बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर विल इज फॉलिंग, देन इट इज अ इलास्टिक सिचुएशन, ठीक है। तो ये अपन ने इस पर्टिकुलर ग्राफ के हिसाब से भी समझ लिया और इस पर्टिकुलर डायग्राम के हिसाब से भी हमने समझ लिया। अब बात करते हैं इनकम इलास्टिसिटी में। मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था इधर, सबसे पहले तो इस फॉर्मूला में नोट करो, इज देयर एनी माइनस साइन? नो। इसका मतलब रिलेशनशिप इनवर्स नहीं है, रिलेशनशिप इज पॉजिटिव। एंड खुद सोच के देखो, नॉर्मल डिमांड, नॉर्मल गुड्स के लिए इफ यू इंक्रीज द इनकम, डू यू नॉट थिंक दैट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड इंक्रीजेस? मतलब कि आय बढ़ाने से क्या मेरी जो मांग है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्वांटिटी डिमांड मेरी बढ़ेगी ना, तो रिलेशनशिप पॉजिटिव हुआ ना। अब सेम ही चीज़ है, सेम फॉर्मूला है इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनकम इलास्टिसिटी में, बस आपको कुछ नहीं करना, प्राइस के बजाय इनकम रख देना है। तो ये सेम ही चीज़ है यहाँ पे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इसको डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इंटू y अपॉन क्यू, वेयर इन y इज द ओरिजिनल प्राइस, जो पहली इनिशियल प्राइस थी, q इज द ओरिजिनल क्वांटिटी, सॉरी y इज द ओरिजिनल इनकम एंड q इज द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, और ये डेल्टा q है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन इनकम, ठीक है। यहाँ तक आपका इनकम इलास्टिसिटी आपने समझ लिया होगा। अब इनकम इलास्टिसिटी को थोड़ा और अच्छे से अपन समझते हैं, एक्सप्लेन यहाँ पे करते हैं। आई जस्ट मिनिमाइज माई सेल्फ जस्ट अ लिटिल सो दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन क्या लिखा हुआ है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। इस ठीक है, अभी देखो एक्सप्लेनेशन, जब पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है तो ऑब्वियसली दीज आर नॉर्मल गुड्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी डिमांड बढ़ती जाएगी, मतलब हाई क्वालिटी गुड्स या लग्जरी कार्स। ऑब्वियसली मेरा इनकम 1 लाख रुपए था, वो 5 लाख रुपए हो गया, तो आई वुड डिमांड द लग्जरी कार, राइट। सो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सेम चीज़ नेगेटिव गुड्स, नेगेटिव गुड्स में होते हैं इन्फीरियर गुड्स। आपने पढ़ा था ना, इन्फीरियर गुड का जो रिलेशनशिप होता है इनकम के साथ वो इन्वर्स मालूम पड़ता है, ठीक है, इन्फीरियर गुड। तो बेसिकली आप कितना भी इनकम बढ़ा लो, जब आप इनकम बढ़ाओगे तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगा उन गुड्स का, इसका नाम है इन्फीरियर गुड। जस्ट टू रिमाइंड अगेन, इन्फीरियर गुड इज नॉट एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, ओके। देन वी हैव यूनिटरी, मतलब जब इनकम इलास्टिसिटी एकदम 1 होती है, द राइज इन इनकम विल लीड टू प्रोपोर्शनेट राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जितना आपने इनकम बढ़ाया उसी प्रोपोर्शन में क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई, तो इलास्टिसिटी ऑफ इनकम क्या है 1 है। इनकम इनइलास्टिक मतलब 0 और 1 के बीच में। तो जैसे कि नेसेसिटी हो गई सॉल्ट या राइस। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, कितना भी कोई अंबानी बन जाए इंसान, पैसा हो जाए, बिना नमक के रह सकता है, बिना चावल के रह सकता है, स्टेबल डाइट्स के बिना रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। सो इवन इफ यू वर टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल, तो उसका फर्क जो है वो क्वांटिटी डिमांड पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर होता है इनकम इलास्टिक, बेसिकली हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक या वेकेशंस। मैंने आपका एक बोनस दे दिया आपको सैलरी में, एक आप आई गिव यू लाइक बोनस और सम यू नो मोर मनी, तो यू विल ऑब्वियसली वेकेशन की डिमांड बढ़ जाएगी आपकी। तो ऐसे सिचुएशन में जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो बड़ा होता है 1 से। इट इज हाईली इनकम इलास्टिक, ठीक है। अब एक आपने रिलेटेड गुड्स का कंसेप्ट पढ़ा होगा, आपने देखा होगा रिलेटेड गुड्स 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड और एक होता है सब्सटीट्यूट गुड। सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं? ऐसे गुड्स जो सब्सटीट्यूट एक दूसरे को एक्सचेंज करे जाए, सब्सटीट्यूट करे जाए। इसमें क्या, मैंने चाय और कॉफी का एग्जांपल दिया था। सपोज करो मैं चाय पीता हूँ, कॉफी की प्राइस कम हो गई, क्योंकि कॉफी की प्राइस कम हो गई, तो अब मेरे लिए चाय पीना एक्सपेंसिव पड़ रहा है, तो मेरे को कॉफी, मेरे पास ऑल्टरनेट अवेलेबल है, तो मैं जाके कॉफी पी लूंगा। एंड व्हेन आई डू ड्रिंक कॉफी, जब मैं कॉफी पीता हूँ, तो मैंने चाय की डिमांड कम कर दी ना, क्योंकि चाय वाले कंज्यूमर अब कॉफी पे शिफ्ट हो गए। सो एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन प्राइस, कॉफी की प्राइस कम होने से हुआ क्या कि क्वांटिटी डिमांड चाय की कम हो गई, क्योंकि शिफ्ट हो गए लोग। तो ये हो गया सब्सटीट्यूट।
कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जैसे पेट्रोल और कार वाला एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि अगर आपने पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी तो लोग सोचेंगे नहीं नहीं अब तो हम पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी तो अब अपन खरीद ही नहीं सकते पेट्रोल वाली कार। तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से पेट्रोल की कार का जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है। अब क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड इज बेसिकली नथिंग बट, बहुत ध्यान से सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड में, मैं प्राइस चेंज कर रहा हूँ ना दूसरे गुड का, ठीक है, और क्वांटिटी चेंज किसकी हो रही है, पहले वाले गुड की। तो सपोज करो पहला वाला गुड है एक्स और दूसरा वाला गुड है वाई, इसका मैं प्राइस चेंज कर रहा हूँ, इसके प्राइस चेंज करने से इसकी क्वांटिटी चेंज हो रही है। तो फॉर्मूला में भी ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगा, डेल्टा क्यू एक्स, चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स, क्योंकि मैं इसका एक्स मेजर कर रहा हूँ ना और इसका मैं पी मेजर कर रहा हूँ, तो वाई कमोडिटी का डेल्टा पी वाई हो जाएगा, मतलब चेंज इन प्राइस, पहले कितना प्राइस था अभी कितना प्राइस है, कितना फॉल हुआ है, एंड पी वाई मतलब ओरिजिनल प्राइस पहले कितना था और ओरिजिनल क्वांटिटी इसकी कितनी थी। ये आपको क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बता देता है, ये आपको बता देता है क्या, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब अपन बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के एक्सप्लेनेशन की। बहुत अच्छे से समझना और ध्यान देना है, आपको बहुत क्लियर हो जाएगा फटाफट। ठीक है, एक तो होता है पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी, मतलब गुड्स आर सब्सटीट्यूट्स ऑफ ईच अदर, गुड्स क्या है, एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं। अगर सब्सटीट्यूट है तो क्या होगा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको आप एक्स ई डी से डिनोट करते हो, वो जीरो से बड़ी हो जाएगी। मतलब अगर चाय कॉफी है तो चाय कॉफी है तो ऑब्वियसली क्रॉस इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होगी, आप इजीली इलास्टिक हो, मतलब आप शिफ्ट कर पा रहे हो। ठीक है, फिर होता है नेगेटिव इलास्टिसिटी, जीरो से कम। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मैंने बताया ना पेट्रोल और कार, उसमें आपकी नेगेटिव होती है इलास्टिसिटी, मतलब कि मेरे को प्राइस बढ़ाने से पेट्रोल की मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है वो कम हो रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग, सो एज अ रिजल्ट इट हैज अ नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी इफेक्ट। On the other hand, there is something called the zero cross elasticity. Zero cross elasticity उन गुड्स के लिए होती है जो एकदम अनरिलेटेड है। एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो सकता है आई कैन टॉक अबाउट फ्रिज एंड टीवी। फ्रिज का प्राइस बढ़ाने से क्या टीवी के पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या, क्यों भाई, दोनों ही रिलेटेड नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उस केस में क्रॉस इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होती है, जीरो। एक कंसेप्ट अपन देखते हैं, पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन के बारे में। इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, बेसिकली आप चेक कर रहे हो कि जो सब्सटीट्यूट्स हैं उनकी क्या इलास्टिसिटी है, तो उसके ये इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन बेसिकली रेशियो बताता है ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द टू गुड्स। ठीक है, तो क्या होता है कि अपन इसमें ऐसे निकालते हैं इसको, चेंज इन द रेशियो ऑफ, क्या हो रहा है ये डेल्टा क्यू, और इसको बहुत ध्यान से सुनना समझना। ठीक है, डेल्टा मतलब चेंज इन द रेशियो ऑफ क्यू एक्स अपॉन क्यू वाई डिवाइडेड बाय जो इनिशियल रेशियो था क्यू एक्स अपॉन क्यू वाई का। एक्स क्या है, एक कमोडिटी, वाई क्या है, दूसरी कमोडिटी, क्यू क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो चेंज इन द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन इनिशियल एक्स एंड वाई का क्या रेशियो था, इनटू जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है एक्स वाई दोनों की वो कितनी है, अपॉन डेल्टा चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कितना है दोनों का, एक्स वाई का। तो अब परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स के लिए क्या सिचुएशन बन पड़ती है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स मतलब जैसे एकदम ही परफेक्टली सब्सटीट्यूट हो रहे हैं, मतलब एक से दूसरे में शिफ्ट करने में कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, उसमें क्या हो जाएगा, एमआरएस कांस्टेंट, मतलब कि ये जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो होगा तभी तो ये इन्फिनिटी होगा। और सिमिलरली जब मैं बोलूं कि एमआरएस ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ही जीरो है, तो मेरा ईएस क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन जीरो हो जाएगा। तो ये आपको बहुत बहुत ध्यान से देखने हैं कि अगर परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होगी, इनफाइनाइट, और अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट है दोनों के तो इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन होगी जीरो। ठीक है, अब आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब थोड़ा सा और अपन इधर समझ लेते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन को। इफ द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन इज हाई इट इंप्लाइज दैट टू इनपुट ऑफ गुड्स आर इजीली सब्सटीट्यूटेबल। बेसिकली अगर इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन ज्यादा है इसका मतलब है कि सब्सटीट्यूट है वो बहुत अच्छे सब्सटीट्यूट है। लो इलास्टिसिटी मतलब लो सब्सटीट्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री ज्यादा है, और यूनिटरी का मतलब जब वन है सिचुएशन, it suggests that the percentage change in input or good ratio is equal to percentage change in marginal rate of substitution। बेसिकली इस फॉर्मूला में ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये जो दो आपको कमोडिटी दिख रही है, ये जो दोनों चीजें ये आपको बराबर होती भी मालूम पड़ेगी।
ओके, we've understood that. Let's move on now to a very interesting concept. ये बड़ा फेवरेट कंसेप्चुअल ट्रिक है जो आपको पता होना चाहिए, स्लोप और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. स्लोप में आपको उस दिन भी बताया था समथिंग कॉल्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग. स्लोप का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन टू मी इफ दिस इज स्टीपर और इफ दिस, ये इसमें से स्टीप क्या है और फ्लैट क्या है. ये दो मैंने आपको बता दे दिए हैं. इसमें ये वाला स्टीप है कि ये वाला फ्लैट है, ठीक है. और दोनों में से स्लोप कैसे डिटरमाइन होती है. सो जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, द स्लोप एंड इलास्टिसिटी रिलेशन इज अ वेरी सिंपल वन. स्लोप और इलास्टिसिटी का रिलेशन इनवर्स होता है. बेसिकली अगर मैं कह रहा हूँ कि इफ ईडी बढ़ेगा तो स्लोप कम हो जाएगी. आपको पता होना चाहिए, ठीक है. स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज कैलकुलेटेड एज द चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, ठीक है. स्टीपनेस, अगर इट मेजर्स द रेट एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड एज द इंडिकेटिंग द स्टीपनेस. बेसिकली कितना स्टीप है, कितना ज्यादा स्टीप है. और जितना आप देखो, अगर ये ग्राफ है, आप इसको जितना यूं करते जाओगे उतना फ्लैट होते जाएगा ना ये, और आपको इसको जितना नीचे करते जाओगे उतना स्टीप होता जाएगा. तो अगर सपोज करो कि मैं आपको एक झूला है, ठीक है, एक झूले में मैंने आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट, एक ए पॉइंट से बी पॉइंट में आपको नीचे में लेकर आ रहा हूँ. आई जस्ट लाइक मैक्सिमाइज माई सेल्फ. सो आई एम सेइंग दैट एक झूला है ए पॉइंट से बी पॉइंट. ए पॉइंट का है ऊपर, ठीक है, और बी पॉइंट किधर है, ग्राउंड लेवल. सो इफ आई से दैट मैंने एकदम आपको ऐसे न्यू आराम से नीचे से उतार दिया, तो आपकी जो फॉल होगा वो बड़ा स्मूथ होगा ना. ये फ्लैट नहीं दिख रहा क्या आपको? अगर आप देखोगे इसको तो ये फ्लैट मालूम पड़ता है ना. ऑन दी अदर हैंड स्टीप जो होगा वो ऐसे ही खड़ी चढ़ाई होती है. आप कहते हैं ना खड़ी चढ़ाई बड़ी मुश्किल होती है, इसीलिए मुश्किल होती है क्योंकि वो स्टीप है. इट इज वेरी स्टीप, वेरी डिफिकल्ट. तो ये स्टीप है और ये फ्लैट है, इतना मतलब स्लोप यहां पर ज्यादा होगी, है ना. खड़ी चढ़ाई क्योंकि मुश्किल है, ठीक है. तो हम लोग जब आई वेंट टू केदारनाथ वंस, केदारनाथ और यमुनोत्री में एक डिफरेंस ये बताया जाता है कि केदारनाथ की चढ़ाई इवन दो लेंथ वाइज ज़्यादा है उस टाइम, जब आई एम टॉकिंग अबाउट प्री डिस्ट्रक्शन ऑफ केदारनाथ लाइक वैली अराउंड आई थिंक 2011-12 में वो जब हुआ था. मैं उसके पहले 1 साल पहले गया था. तब हम लोग 14 किलोमीटर लंबी चढ़ाई करी थी हम लोग ने. तो फॉर मी, एंड एक और धाम वहीं पे ही है जिसको कहते हैं यमुनोत्री, जहाँ पे ऊपर मंदिर है, ठीक है. तो यमुनोत्री इवन दो 7 किलोमीटर्स, बोलते हैं कि यमुनोत्री की चढ़ाई ज़्यादा डिफिकल्ट है एज अपोज टू केदारनाथ. वाई? क्योंकि केदारनाथ तो 14 किलोमीटर है. तो ऐसा क्यों है डिफरेंस? वो डिफरेंस इसलिए कि जो यमुनोत्री की चढ़ाई है वो बड़ी खड़ी है, मतलब स्टीप है, बहुत स्टीपली आपको चढ़ना पड़ता है एज अपोज टू केदारनाथ विच इज रिलेटिवली फ्लैट. सो यू कैन इजीली लाइक, आप फ्लैट होते हो तो 14 किलोमीटर चल जाओगे, पर चढ़ाई लाइक एकदम खड़ी चढ़ाई पे चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है. तो समझ में आपको आ गया होगा स्टीप और फ्लैट में क्या फ़र्क मालूम पड़ता है. यहाँ पे ही कन्फ्यूजन फिर आपको आगे कभी होना नहीं चाहिए. अब एक बड़ा सिंपल रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला है एंड लीनियर डिमांड कर्व कैसे रिप्रेजेंट होता है, आपको ये पता होना चाहिए. और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप देखोगे तो इज 1/b एंड p इंटू क्यू. 1/b क्या है यहाँ पर? 1/b इसकी स्लोप ऑफ डिमांड कर्व है एंड p/q इज द प्राइस क्वांटिटी एस्पेक्ट. ये मैंने आपको यहाँ पे एक चीज और बता दी थी कि स्लोप और इलास्टिसिटी में एक इनवर्स रिलेशनशिप बनता है. ये क्वेश्चन एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. आई रियली वांट यू टू सिट डाउन एंड सॉल्व इट. मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि इसका आंसर अगर आपको निकालना है तो दोनों साइड लॉग ले लो. क्या ले लो? लॉग. आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट कि इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो दोनों साइड लॉगरिथम ले लो. इसको लॉग क्यू कर दो, लॉग के पी माइनस आर, ऐसे करके दोनों साइड लॉग ले लो. मैंने अब आपको एक हिंट दे दिया है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका क्या आंसर है. 1/r चौथा है, या अगर कोई 5वां आंसर भी है तो आप मेरे को इसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. दूसरी चीज़, एक हमने प्रीवियस ईयर ये कल वाले सेशन में करा ही था कि इसमें क्या करना है, तो आई कैन स्टिल एक्सप्लेन इफ पीपल आर ज्वाइनिंग न्यू. तो अगर मैंने बोला 16 - q - 0.5 क्यू स्क्वायर, इस सिचुएशन में मुझे पता है कि सबसे पहले मेरे को q दिया हुआ है यहाँ पर, q इज 4. सो आई नो दैट इफ आई हैव टू कैलकुलेट p, तो मेरा p यहाँ पे 4 आ जाएगा, -4 आ जाएगा. आप करके देख लो, यहाँ पे -4 आपको वैल्यू मिल जाएगी. इसके बाद आप देखोगे कि जो आपको dp/dq निकालना है, ठीक है. पहले तो dp/dq कैसे निकलेगा, इसको डिफरेंशिएट करके. तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 - 1 - q है. q किधर की वैल्यू कितनी है? -4. तो आंसर क्या आ जाएगा? -5.
अब ये मेरे को dp अपॉन dq दिया हुआ है, मुझे चाहिए क्या, dq अपॉन dp। तो कैन आई से dq अपॉन dp इज 1 अपॉन 5 माइनस इधर, ठीक है। और मेरे को इलास्टिसिटी की वैल्यू पता है, यहाँ पर इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या है, इलास्टिसिटी क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन, या मतलब डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन क्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये 1/5 एंड 4/4, यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएंगे तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहा हूँ, इसका माइनस और इसका माइनस कट जाएगा, ठीक है। ये कट गया, 1/5 क्या होता है 0.2 प्लस का 0.2, आंसर मेरा आ गया ये। धन्यवाद आप लोग का। कमेंट सेक्शन में कोई भी आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। आई रियली होप आई वाज एबल टू टेल यू। मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा, ठीक है, जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट हैज हैपेंड हियर। धन्यवाद आप लोग का ज्वाइन इन करने के लिए। मिलते हैं अपन अगले हफ्ते मंडे को, वेयर वील डू एक्सपेक्टेड 500 क्वेश्चंस। एंड मेरी पेड क्लास ऑन है, पेड क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं, बहुत डिटेल में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, एंड आई टेक योर लाइव डाउट्स देयर। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन इन, प्लीज यू आर वेलकम ऑन द JRF Adda app, otherwise I'll see you Monday 7 PM. Thank you very much.